हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च पे। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है मार्केट में, क्या लग रहा है और क्या मोमेंटम अपसाइड ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा लास्ट 2 वीक में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। मार्केट अपसाइड भी गया, मार्केट डाउन साइड भी गया, फिर मार्केट अपसाइड भी गया। तो और चाइना के ऊपर बहुत बड़ा एक परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा टैरिफ लगा है। एक तरह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूएसए और चाइना के बीच में। और ये कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते। ट्रम्प कल को क्या कुछ बोल दे, ये भी हम कुछ नहीं समझ सकते। और उससे इंडिया को क्या बेनिफिट रहेगा वो भी हम उस पर बात करेंगे। कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है, पर शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। वो शॉर्ट टर्म में मार्केट तो मूव कर देता है, बट वो जो चीज़ें होती है उसको टाइम लगता है होने में। तो मैं पर्टिकुलर जिन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, पूरी बातें वो टेक्निकल के बेसिस पे होगी, कैसे हम टेक्निकली देखकर किसी भी अच्छे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, फाइनेंशियल निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बैंक स्ट्रांग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रांग, एनबीएफसी स्ट्रांग है। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा खास इम्पैक्ट मिलेगा नहीं, और बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं अभी हम देखे जाए तो। आईसीआईसी के रिजल्ट अच्छे हैं, एक्सिस के रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये जानते हुए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, हाँ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। निफ्टी के चार्ट को अगर मैं वैसे अगर आपको क्लीन करके दिखाऊं, तो एक काफ़ी अच्छी गिरावट है। टॉप से अगर हम देखें यहाँ पर बॉटम तक 21,800 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, है ना। 21,800 का जो लेवल है वही सस्टेन रहा और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है अभी। अ, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा वीडियोस पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब वगैरह होते हैं, उससे ही ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो रेगुलर बनाने का। काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, काफ़ी अच्छे मोमेंटम को हमने पर्सनली भी कैप्चर किया ही है, बट बता नहीं पाया पब्लिकली क्योंकि कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं मिल पाया। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया कि ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग को ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे मैच की रखी है। ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम मिला, जो ये एक्सपेक्टेड था कि 23,800 तक जाएगा मार्केट। उसके बाद उसको हर्डल लेना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट नीचे आना हो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे धीरे। चाइना की टैरिफ की बात जो है वो कहीं ना कहीं चली रही थी। ट्रम्प बहुत सारे ऐसे स्पीचेस वगैरह दे रहे थे, इंडिकेशन था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस अच्छी खासी बनी। शॉर्ट पोजीशंस के बाद काफ़ी अच्छी शॉर्ट्स बनाने के बाद जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर करा। एंड देन उसके बाद एक चीज़ जो मैंने नोटिस नहीं की और मैं देखना भूल गया, वो ये इसकी वो ये है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। राइट, इन्वर्टेड हैमर बना, कन्फर्मेशन कैंडल बनी, कन्फर्मेशन कैंडल के बाद मोमेंटम मिला और आप देख सकते हो मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा मिला। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ पैटर्न्स जो होते हैं ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल पैटर्न्स होते हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, कन्फर्म, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहे इसको नज़रअंदाज कर दें, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको बताएगा, जो कि आपको बाकी चीज़ों में टाइम लगेगा जानने में, समझने में, और जिनको होने में एक समय लग जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट हुआ, राइट। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेसमेंट यहीं तक भी हो सकता था, बट वो रिट्रेसमेंट इसलिए नीचे गिरता हुआ क्योंकि वहाँ पे सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, है ना। टैरिफ की जो न्यूज़ थी, ओवरनाइट न्यूज़ थी, पूरे वर्ल्ड मार्केट में अफरा तफरी मच गई। इवन नेस्डैक की बात करें तो 8-10% के आसपास गिरा था, और सिल्वर भी उस दिन 8-10% के आसपास। सिल्वर का चार्ट मैं भी दिखाने वाला हूँ, गोल्ड का चार्ट मैं भी दिखाने वाला हूँ। नेस्डैक की बात हम अभी बीच में कर लेंगे। तो मार्केट गिरा और बहुत शार्प फॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद गिरना, गिरते गिरते ये यहीं पे रिट्रेस किया। रिट्रेस के बाद वापस रिकवरी भी देखो, रिकवरी का ये भी था और सिनारियो ये भी था कि कहीं ना कहीं इसको हम मिस कर गए। पर्सनली देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से तो यहाँ पे एंट्री थी, पर फिर भी कुछ बायस्ड होते हैं, ह्यूमन बायस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम इतना डिसिप्लिन वे में काम नहीं कर पाते। बट फिर भी जो जो अगर हम यहाँ पे देखें लमसम इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो बहुत डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, तो उसके इतना रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। और पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो वापस हमने रिकवरी देखी। अब रिकवरी की बात अगर हम करें तो अब ये आ कहाँ तक जा सकता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी अगर मैं बाकी चार्ट्स को देखते हुए करूँ, जो कि मेरे को निफ्टी के अदर स्टॉक्स को भी नजर रखे देखें, तो उसके बेसिस पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ तक ना 24,500 तक, 800 तक का मोमेंटम जो है हम यहाँ पे क्लियरली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 24,800 तक का लेवल जो है हम यहाँ पे क्लियरली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस लेवल के बाद थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर लगाता हूँ, फिबोनाची अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो फिबोनाची के बेसिस पे भी हम देखा जाए तो 24,500, है ना, 24,500, 24,600 के आसपास का लेवल ऐसा है, 0.618 का लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है, देर आर हाई चांसेस कि हम 25,200, 400, 300 तक के लेवल्स को टच कर सकते हैं।
तो अभी हम बात करते हैं, अगर हम थोड़ा ब्रॉडरली भी देखें तो क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं जो अभी रिकवरी आ भी रही है, उसका कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि सेंटिमेंटल चीज़ें भी हैं। और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि चाइना के ऊपर अब लोगों के डिपेंड, चाइना के ऊपर थोड़े ट्रेड डील्स वगैरह होंगे, रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग रहे हैं, टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसके उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बट मुझे लगता है कि इंडिया या पूरे बाकी वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो स्लो डाउन जो है ग्लोबल है, कई सारी कंट्रीज कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं आए थे पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से। बट अब हो सकता है कि ये चीज़ें चेंज हो जाए, बट अभी भी इतनी सर्टेनिटी नहीं है। तो मार्केट में उन स्टॉक्स को ही प्रेफर किया जाए जो फंडामेंटली या फिर जिसकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई है, जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होल्ड कर रहा है, जो बड़ी कंपनीज है उनके साथ ही रहा जाए। क्योंकि जो पिछले 3 4 6 महीने में जो चीज़ें हुई है, अक्टूबर से लेकर अब अभी तक देखें, तो ये चीज़ सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि मार्केट इतना आसान नहीं है पैसा कमा पाना। और बैट स्टॉक्स की थ्रू ना जाते हुए अगर आप म्यूचुअल फंड्स या किसी भी चीज़ बाकी एसेट क्लास के थ्रू जाना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह रहता है हमारे साइड से उस चीज़ के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में और भी जानना चाहें तो आप बीच लिंक दे रखी है, उस पर भी आप जाके क्लिक करके सीधे अपना एक कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि इस टाइम पे हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। टेक्निकली मैं बात की यहाँ पे 24,700 तक का लेवल है, 24,600 700 के आसपास एक हर्डल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ब्रेक करता है 25,300 तक के लेवल ओपन होंगे, एंड देन गॉड नोस ऊपर जाने का मोमेंटम क्या है। बट जब बात कर रहा हूँ कई सारी चीज़ों की, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मार्केट जो होता है हमेशा आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने की सोच के चलता है। तो जो स्मार्ट मनी होता है उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निकल चार्ट्स और अपने ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उसको फॉलो करते हुए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ तक कि अपॉर्चुनिटीज हमको नज़र में आ रही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। ये लेवल 23,600 700 एंड उसके बाद 25,300 के आसपास का लेवल है। फ्रेश एंट्री लेने के लिए, फ्रेश एंट्री लेने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेने के लिए मौका मिले तो काम करना चाहिए, मौका नहीं मिले तो दूर रहना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पे है। हम बहुत जल्दी अगर यहाँ पे बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि मेरी रिस्क कितनी है, रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करूंगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा, अदरवाइज फंसने की चांस बहुत ज़्यादा बन सकता है। ऐसे स्टॉक को प्रेफर करना चाहिए जो आपको स्मॉल स्टॉप लॉस दे रहे हो। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, कई सारी स्टॉक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो हम यहाँ पे देखिए तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, टेक्निकली देखा जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टेक्निकली मोमेंटम जो है बहुत फास्ट है, और अब इस लेवल पे कुछ करना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देख सकते हैं कि 58,000 तक के लेवल्स यहाँ पे ओपन है, तो इतने तो नहीं मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं ये 56,500 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम बात करें। और दूसरी चीज़ वही सेम, सारी सारी बातें सिंपल सी है। फ्रेश एंट्री जब भी आप लेते हो तो आपको पता होना चाहिए मेरे रिस्क कितनी है, रिस्क के हिसाब से एक सिस्टम बिल्डिंग के हिसाब से अगर आप सोचोगे ज़्यादा अच्छा होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे कि मैंने कहा कि बैंक्स, फाइनेंशियल एनबीएफसीज वगैरह फाइनेंशियल कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। साथ साथ अगर निफ्टी में एक चीज़ जो मैं अभी बताना भूल गया, निफ्टी में अगर आप देखें, थोड़ा गौर करके देखें, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है ना, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है ना। सबकी अपनी अपने हिसाब से लोग देखते हैं इस चीज़ को, मैं आपको अपने हिसाब से दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक दिस वन, ये देखिए, ये पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। बेस लाइन के पास से ब्रेकआउट हो चुका है इसका, ओके। और ये ब्रेकआउट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखें तो क्या टारगेट होनी चाहिए, राइट। तो 23,800 से लेकर ऑलमोस्ट अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें तो टेक्निकली 1800 पॉइंट 7.5% के आसपास से लेकर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट वही 25,300 तक के लेवल, 400 तक के लेवल कहीं ना कहीं नज़र आते हुए आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो टेक्निकली भाषा में बात करें तो टेक्निकली ये ऐसे लेवल्स हो सकते हैं, पर इसके बेसिस पर आप अपने जजमेंट को चेंज मत करना। कोई भी चीज़ें होती है टेक्निकल अपनी जगह सही चलते हैं, पर कई जगह ये भी होता है कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली पोजीशन बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि जब जस्ट बिकॉज कहीं से बात बोल दिया आपने कर लिया स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, रिस्क को ध्यान में रख के काम करोगे, तो आपको ज़्यादा बड़े आउटकम्स मिल पाएंगे, है ना। ये एक तरीके से व्यू है कि ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी में, अच्छा, उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ था। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ बना है कि नहीं बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, बहुत इंपैक्टफुल होती है वो एक आपका सिंगल लाइक, आपके लिए फ्री होता है बट उससे बहुत हेल्प। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो ये
ये देखना, सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखें तो क्या पॉसिबली बन सकती है। अच्छा, कई बार हेड एंड शोल्डर बिल्कुल प्रॉपर बनते हैं, कई बार हेड एंड शोल्डर बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनते। जैसे अगर आप देखोगे तो इसका शोल्डर बड़ा है, इसका शोल्डर कुछ भी नहीं है। तो थिंग्स होते हैं सर। बट ये ब्रेकआउट हुआ है तो ऑलमोस्ट हम ब्रेकआउट की बात करें तो 7-8% का मोमेंटम हम मान के चलें, 7-8% के अकॉर्डिंगली थोड़ा मोमेंटम मिलना सकता है। और देखो दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब मार्केट एकदम एक रेली एक रेंज एक डायरेक्शन में बढ़ता है, तो कई सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड ट्रेंड को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, है ना। तो उन्होंने क्या करा, हर जगह हर लेवल पर शॉर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग भी बहुत फास्ट दिखती है। तो जब भी इसे बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई दे, समझ जाओ कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है यहाँ पे। तो जो लोग शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे एक टाइम के बाद, कितना टाइम होल्ड करके बैठेंगे। तो ये चीज़ है, इसलिए ट्रेंड फॉलोअर बनना बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्शन है, जो बिग शार्क्स हैं, है ना, बिग प्लेयर्स हैं, उनकी डायरेक्शन में ट्रेड करना ज़रूरी है, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सोचना ज़रूरी है, वैसा सोचना वैसा समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मिड कैप की बात कर लूँ अगर मैं, तो मिड कैप में भी अगर आप देखो तो मिड कैप के स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सिस्टमेटिकली देखा जाए तो मुझे एंट्रीज भी बहुत जगह मिल चुकी है पहले से भी। तो वही सेम सिमिलर बात करो तो स्टॉक्स को मैं ज़्यादा प्रेफर ना करके सेक्टोरल फंड्स को प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, कि सेक्टर कोई कौन सेक्टर चल रहा है, उसके सेक्टर के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बना भी रखी है, अगर आप चाहते हो तो आई बटन में मैं डाल दूंगा तो उसको जरूर देख सकते हो आप ये। तो जैसे सेक्टर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल पर है अभी मिड कैप, तो मिड कैप के भी मोमेंटम अच्छे मिलने के चांस बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंगली हमको ये वाला लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, 55,800 के आसपास तक का। ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जब मार्केट चल जाता है तो हम सोचते हैं कि यार तो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, 6-7% ऑलरेडी चल चुका है, मोमेंटम मिल चुका है। तो इस चीज़ से बचना चाहते हो, इस चीज़ से हटना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक्सपोजर जो है म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, या फिर ईटीएफ वगैरह में बढ़ाना चाहिए, या फिर सेक्टरल फंड में बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मार्केट को टाइम करना इतना आसान नहीं है। मार्केट को अगर हम सोचे कि यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, अभी तो मार्केट और गिरेगा, है ना। जैसे हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कई लोग कहते हैं कि 20,000 चला जाएगा, 18,000 चला जाएगा, 16,000 चला जाएगा। यू नेवर नो, है ना। मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जब भी मार्केट 20% टॉप से करेक्ट होता है, 22% करेक्ट होता है, तो बहुत अच्छा करेक्शन हो चुका है नाउ। अब आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, एसआईपी और बढ़ा देनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो है जो आपके वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, राइट। स्टॉक्स में सबके लिए वो लकी रहे, सबके लिए वो सही काम करे, वो ज़रूरी नहीं होता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें, ज़्यादा ज़रूरी होगा। गोल्ड की बात करूँ, जो कि मैंने गोल्ड बताया था कि ट्रम्प का टैरिफ वगैरह लगा, टैरिफ के आसपास गोल्ड में गिरा है, पर गोल्ड में इतनी गिरावट नहीं है, गोल्ड में गिरावट आने वाली भी नहीं है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड एक सेफ हेवन है, वर्ल्ड की ऐसी करेंसी है, ऐसा एसेट क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है। सेंट्रल बैंक इसको बाय करते हैं, या फिर कई सारी कंट्रीज़ की करेंसीज इसके बिहाफ पर प्रिंट होती है। पर अब पहले एक टाइम हुआ करता था, अब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आई थिंक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं तो गोल्ड हमेशा से एक सेफ रहेगा। जब भी मार्केट में अनसर्टन रहेगी, मार्केट में वर्ल्ड में वॉर लाइक सिचुएशन वगैरह कुछ भी होगा, तो इसमें यहाँ पे मोमेंटम मिलना स्टार्ट हो गई होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट अभी और कम होता है तो उसके बारे में बात हम बाद में करते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, सिल्वर एक अपने आप में अच्छा खासा ऐसा एसेट क्लास भी है जहाँ पे लोग ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रम्प के बाद, ट्रम्प ने जब वो बताया तो उसके बाद 12-13% का अच्छा डिक्लाइन हुआ, उसके बाद देखा जाए तो एक वी शेप रिकवरी भी आई। तो मार्केट में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी मार्केट में अच्छी पॉजिटिव मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, है ना, पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में मुझे क्या नज़र आ रहा है ना। अगर हम यहाँ बात करें आईटी की, तो आईटी की सिनारियो इतने अच्छे नहीं हुए, बट क्या होता है कुछ ऐसे लेवल्स ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मार्केट काफ़ी अच्छा करेक्टिव हो जाता है, तो कई सारे लोग वहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्शंस के बेसिस पे, और पंप का हो जाता है अच्छा खासा, उसके बाद कई बार लोग सेल करके बाहर भी जाते हैं। अर्निंग्स भी अभी नियर ही है, टेक महिंद्रा की अर्निंग्स आने वाली है। तो आईटी के ऊपर कोई पर्टिकुलर व्यू नहीं है मेरा, थोड़ा टाइम के लिए दूर रहा जाए। फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज, ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अच्छा कर रही है, तो डेफिनेटली इनसे ही जुड़ा रहा जाए, ज़्यादा अच्छा है। इंडसइंड बैंक का न्यूज़ आई थी, इंडसइंड बैंक के बाद काफ़ी अच्छी गिरावट भी है, उसके बाद रिकवरी भी आई। तो अच्छा, ऐसे ऐसे जोन को, रिकवरी को कैसे पकड़ा जा सकता है? सिंपल एक ही तरीका है, आप ट्रेंड फॉलोइंग स्टार्ट करो, आप सिस्टम बिल्डिंग स्टार्ट करो, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करना स्टार्ट करो, वो ज़्यादा जरूरी है। और वो बिल्ड करने, वो समझने के लिए अगर आप चाहते हो, मेरी हेल्प चाहना चाहते हो, तो आप इस डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। एक सेशंस होते हैं, काफ़ी अच्छा खासा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है मेरा, और मेंटरशिप प्रोग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा छूट, कम फीस होती है, और बहुत अच्छा खासा इंटरेक्टिव चीज़ होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह है तो उसको ज्वाइन करता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु आर इनटू द मार्केट, बट काफ़ी टाइम से
कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ से देखें तो अच्छा 15% के आसपास मोमेंटम मिल चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है और अर्निंग्स भी आने वाली है इंडसइंड बैंक की, तो यू नेवर नो। तो बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो इसको हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर सिंपलरी मैं बात करूँ, जो भी हम चीज़ें स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सारे बैकटेस्टेड डेटा के बेसिस पे होता है। जो भी चीज़ें बैकटेस्टिंग पहले हो चुकी है उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। तो उनके बारे में जब बात करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो जब आप देखते हो ना कि कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स को इसलिए हम मानते हैं क्योंकि वो प्रीवियसली बने हैं। टेक्निकल से क्या काम करता है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है हमारी, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको मिस कर दिया, बट ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था। और अभी हम बात करें तो 1300 1320 तक के लेवल ये आसानी से दिखा देगा यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी है ना, फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी है। तो सिमिलरली जब बात होती है कि क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं, मार्केट में ये कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा बहुत है या टाइम बहुत है, इसका मतलब ये नहीं है। बट आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उस चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या सारी चीज़ें मैं अपने आप से अपने अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकता हूँ? क्या हम सारे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम सारे स्टॉक को ले सकते हैं? या फिर मान लो जो मैंने स्टॉक लिया वो चला नहीं उसका, तो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, ये ट्रेंड लाइन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद वापस रिकवर जाना स्टार्ट किया। चीज़ें बहुत सिंपल है। कई सारी चीज़ें कई सारे लोगों से मिस हो जाती है। जैसे कि मैं ब्रेकआउट की बात करें तो आप देख सकते हो बजाज फिंसर्व में बहुत अच्छा ब्रेकआउट। बजाज फिंसर्व बजाज फाइनेंस दोनों ही बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, बहुत अच्छी खासी लोन बुक वगैरह होती है, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखो कि ये बिजनेस कभी भी आपको अच्छा मौका दे लेने का, तो आप इसको मिस ना करें, राइट। मौका मिले तो काम करना जरूरी है। जैसे हमने लास्ट टाइम यहीं पे एंट्री दी थी, उसके बाद कोई एंट्री मिल भी नहीं पाई। और ये जिगजैग फॉर्मेट में काम करता है, जिगजैग फॉर्मेट में काम करता है, तो हमको जब 10% का रिटर्न मिलता है तो हमको अच्छा फील होता है, पर जब 2% का रिटर्न मिल रहा होता है तो हम सोचते हैं लेके बाहर हो, पता नहीं वापस नीचे आ जाए। तो ये ज़रूरी होता है कि हमको ये समझ पाना कि हम कैसे इसको डील करें। साथ साथ अगर डील चार्ट में आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ पे, उसके बाद काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी गई। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें और कभी भी इग्नोर ना करें। चलो, डीवी स्लैब की बात करें तो फार्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस फार्मा के ऊपर कोई ना कोई जो एपीआईज वगैरह होती है उसके ऊपर ट्रम्प कुछ ना कुछ ऐसा टैरिफ लेके ना आए। तो बाकी ये जो लैब्स हैं या फिर लेबोरेटरी वाली जो अदर कंपनीज है फार्मा में, जो अदर प्रोडक्ट, उनकी मुझे लगता नहीं वहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इट्स अ डिसेंट कंपनी, लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे खासे आए। एक हर पर्टिकुलर स्टॉक को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम बात करें एचसीएल टेक की, तो बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे एक मोमेंटम आया है, हैमर बना हुआ है बॉटम में और अच्छा खासा रिकवरी वाला जोन है। आईटी में कहीं ना कहीं एक अच्छे जोन से वापस रिकवरी वाली सिनारियो बना हुआ है। निफ्टी आईटी की मैं बात करूँ तो निफ्टी आईटी अभी करंटली चल रहा है अच्छे जोन पर ही था ये, है ना, ऑलमोस्ट बढ़िया जोन है ये, काफ़ी अच्छे जोन के आसपास रिकवरी। और इसी जोन के आसपास रिकवरी आना बड़ा ही स्वाभाविक है। मैंने क्या कहा कि कई सारे लोग, कई सारे प्लेयर इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखते हैं कि अगर हमको टॉप से इतना बड़ा करेक्शन मिल चुका है, तो नाउ देयर आर चांसेस दैट मनी शुड बी कम इनटू द मार्केट और पर्टिकुलर एसेट क्लास। तो 30% के आसपास का करेक्शन था आईटी में। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो अभी 3 साढ़े 3% के आसपास तो आज करंटली है। और वैसे देखा जाए तो 9% 10% के आसपास का रिकवरी आ चुका है। तो अगर आप चाहते हो ऐसे बॉटम्स में अच्छे एंट्री लेना, ऐसे बॉटम्स में चीज़ें पकड़ पाना, तो वो कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि मान लो हमने एंट्री लिया, उसके बाद 5% और गिर गया, तो हम टाइम कर सकते हैं कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अगर हम एक्सपर्टीज लें तो हो सकता है, बट हमेशा नहीं हो सकता। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और मार्जिन को जितना प्रॉपरली अगर आप यूज़ करना चाहते हो एक सिस्टम, एक रिस्क के बेसिस पर, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, तो वही मार्जिन आपके लिए बेस्ट काम करता है। अदरवाइज लेवरेज और मार्जिन जो चीज़ें हैं ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन के काम ज़रूर आती है। तो एचसीएल टेक वगैरह इन सब के ऊपर मेरा कोई व्यू नहीं है, बट अच्छे लेवल्स हैं, कोई अच्छा मोमेंटम मिलता है, अच्छी आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलता है, डेफिनेटली ले सकते हैं। बट नॉर्मली बाय करने जैसा सिनारियो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक्सिस बैंक अच्छा है, बजाज फाइनेंस अच्छा है, डिसेंट है, अच्छे स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं मिलते हैं, तो मौके बना सकते हैं। आईओसी जितने भी पीएसयू हैं अभी काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर थे, काफ़ी अच्छा करेक्शन मिल चुका था, मार्केट में रिकवरी है। तो पीएसयूज पे इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया है। पीएसयू में देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं बॉटम पे, और बहुत अच्छे बेस लाइन पे, बहुत अच्छे सपोर्ट लाइन के आसपास आ चुके थे, तो अच्छा मोमेंटम मिला उनमें, काफ़ी अच्छे खासे मौके भी बनाए, ढूंढे भी सही, अच्छा खासा ट्रेंड भी बना, यहाँ भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम काफ़ी कंटिन्यू मिला। तो ब्रेकआउट वगैरह कैसे आप देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करो। बहुत सिंपल और बहुत ईजी लैंग्वेज में
हम उसको कंप्लीट करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो हाँ, आयुषी इज गुड। आयुषी में आप ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, समझ सकते हो उसको, अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी टाइम से एक रेंज में घुमा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करो, बहुत फर्क पड़ता है उससे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको एक बड़े ब्रॉडर चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये ब्रॉडर चार्ट आप देखने की कोशिश करो। मैं इसमें, तो आप देख सकते हो कि एक रेंज में चल रहा है काफ़ी टाइम से, है ना। एक रेंज में चल रहा है काफ़ी टाइम से। अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉटम पे एक रेंज आती है वहाँ तक, है ना, ये इस जोन के आसपास आता है, मैं इसलिए कर दे रहा है ना ये। अब ये ब्रेक क्यों किया? क्योंकि टैरिफ का न्यू न्यूज़ है। सेंटिमेंट जब हाई होते हैं, मार्केट में पैनिक होता है, टेक्निकल वैल्यू फेल हो जाते हैं सब। सब टेक्निकल फेल हो जाएंगे, आपके अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर फेल हो जाएंगे, सब चीज़ें फेल हो जाती है, और फेल होती भी है। तो हाँ, और जब नॉर्मली सब चीज़ें सिंपल चल रहा होगा तब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन के आसपास है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस जोन है ना। मार्केट अभी यहीं पे है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, महिंद्रा महिंद्रा चल सकता है। दूसरी चीज़ अभी देखा जाए तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इनकी कार्स वगैरह, इनकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह, इनके बेसिस पे आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप देखोगे थार का या फिर एक्सीड अवेलेबल होके उसमें तो बुकिंग्स वगैरह चलती रहती है, और एडवांस बुकिंग वगैरह चलती रहती है, मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट वगैरह जो चीज़ें होती है कैसे पकड़ते हैं कैसे होता है, ये देखो ब्रेकआउट हुआ है कैसे पकड़ता है कैसे समझते हैं, इस चीज़ों के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अभी यहाँ से मोमेंटम देखे तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर 15-16% के आसपास मोमेंटम दे सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग्स, लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स ज़्यादा कुछ खास नहीं आई थी। मैंने कहा ना, ग्लोबल स्लोडाउन जब चीज़ें होती है, ग्लोबल चीज़ें मतलब ख़राब हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अप टू द मार्क काम करो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे आप इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर एसेट क्लास को अच्छा कर सकते हो। 10 स्टॉक देने से बजाय मैं 1 या 2 स्टॉक की बात करूँ, अच्छे से बात करूँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप ले भी नहीं पाओगे, बात भी नहीं हो पाएगी, तो मतलब नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज गुड। JSW स्टील की बात करूँ तो JSW स्टील ग्रुप एज ए ग्रुप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो कभी मौका मिलता है तो इसके बारे में वही सेम ट्रेंड फॉलोइंग प्रेफर करो, सही टाइम पे एंट्री मिलती है तो प्रेफर करो। और अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, 50-60 लाइक्स आ जाते हैं, अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा हर वीक या हफ्ते में 3-4 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ताकि ब्रॉडरली हम इस चीज़ को समझ पाएँ। पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, वही PSUs में आ जाता है। ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट, अच्छा एक चीज़ नोटिस करना आप, जितने भी स्टॉक्स में बात करूंगा मेजोरिटी ऑफ में आपको एक सिंगल चीज़ नजर आएगी, वो इस टाइप के ब्रेकआउट्स होंगे, है ना। ये सेम टाइप के ब्रेकआउट नवंबर, मार्च या अप्रैल मई के बीच में 2023 में हुए थे। 2023 के आसपास ऐसे ब्रेकआउट बहुत हुए थे। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए आप, कि 2023 के आसपास भी ऐसे ही ब्रेकआउट थे। तो 2023 के आसपास सिमिलर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ उस टाइम पे, है ना। तो वो सेम चीज़ है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना, टाइम आउट करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए। बट वेल्थ क्रिएट करना आसान है। वेल्थ क्रिएट करना है, सिंपली आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, आज से स्टार्ट करना चाहिए, को भी करना चाहिए। और इंडिया की पॉसिबिलिटी, इंडिया का एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, ओवरऑल चीज़ों को समझते हुए आपको इस चीज़ समझना चाहिए कि हमारी हम मतलब यहाँ से आने वाले 10 साल 15 साल के लिए हम किस लेवल पर जा सकते हैं, क्या पोटेंशियल है हमारे पास में। तो इसे सिंपल से अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हो, ये सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है। सेम वहाँ पे भी ये मार्च 2023 के आसपास सिमिलर स्ट्रक्चर बने, और कई सारे स्टॉक्स में ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो उसके बेसिस में ये बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देखो तो बीच में अच्छा मोमेंटम मिला, फिर मार्केट थोड़ा रुका, आप ज़्यादा नहीं रुका, तो उसके बाद फिर से नवंबर 2023 के बाद फिर से रिकवरी देगा। उसके रिकवरी के बाद आप देखोगे इलेक्शन का रिजल्ट भी आया, इलेक्शन के बाद में पंप वापस गिरा भी सही, मार्केट वापस रिकवरी आई 26,000 के लिए। तो मार्केट को ओवरऑल ऊपर ही जाना होता है, तो जब भी मार्केट में कोई फॉल वॉल भी आता है तो घबराना नहीं है ना। बस लेवरेज की पोजीशन है, मार्जिन की पोजीशन है, तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकता है आपकी लाइफ को, डिस्ट्रॉय कर सकता है एक तरीके से। ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला, अभी भी ज़्यादा कोई ब्रेकआउट का मूव मिला नहीं है। मुझे लगता है कि पावर ग्रिड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अर्निंग्स वगैरह डिसेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम वगैरह देती नहीं है। बट वही इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिस्क कितना है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा क्या है। कोई स्टॉक आप बस 5% गिर जाता है तो कैसे रिएक्ट करते हो, 10% गिर जाता है तो कैसे रिएक्ट करते हो, 25% गिर जाएगा तो क्या रिएक्ट करोगे। तो अगर आप नहीं प्रिपेयर हो कि मैं अपने स्ट्रक्चर को, स्टॉक को 20-22-25% से ज़्यादा गिरना देखना चाहते हो, तो लार्ज कैप में स्टिक रहो। अगर आप कंफर्टेबल हो कि ठीक है भाई मेरा स्टॉक 50% गिर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी रात को नींद खराब नहीं होगी, तो मिड कैप में स्टॉक चलते हो। आपको फर्क पड़ता ही नहीं कि हाँ ठीक है डूबी है पे, तो मतलब मेरे को रिस्क उठाना है भाई, मेरे को तो 90% भी गिर गया स्टॉक तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो। और नहीं चाहते कि ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो स्टॉक स्टॉक को, तो स्टॉक में नहीं आओ, फिर म्यूचुअल फंड्स या अच्छे फंड्स के थ्रू जाओ, किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाकर पूछो, बात करो, जैसे मैं बात कर सकते हो, समझो और जानो, उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट से पैसा कमाना आसान है जब हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या कुछ
2 4 6 महीने का भी होराइजन लेके चले। जब हम रोज सोचे कि नहीं आज ले लूंगा कल बेच दूंगा, तो वो पॉसिबिलिटी सबके साथ नहीं हो सकती। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी बहुत अच्छे लेवल पर है। सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखिए अब ये बॉटम के आसपास है। मैंने कहा ना आईटी एक अच्छे लेवल के आसपास आ गया, वहां से एक बेस बना लिया, बेस के बाद अब चीज़ें रिकवर हो सकती है। चाइना के साथ अगर यूएस रिलेशन सही नहीं होते हैं तो क्या यूएसए इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया कंट्री जैसे मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिलेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी तरफ रुख होगा, तो क्या बहुत सारी चीज़ें एकदम से कवर हो जाएगी, एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक होप के चक्कर में भी एक रैली आ जाती है, होप आया, मोमेंटम मिला, अच्छा खासा मूव आया, उसके बाद वापस गिरना स्टार्ट कर दिया। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है। तो ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं किसी भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। महिंद्रा की मैंने बात की, बजाज फाइनेंस की मैंने बात की, अच्छे स्टॉक है। एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा चल चुका है, तो अच्छा बात है। दूसरी चीज़ एक्सिस एसबीआई की बात करें, एसबीआई में बहुत अच्छा खासा है। एसबीआई जैसे स्टॉक तो नॉर्मली अच्छे लेवल पर हर जगह नॉर्मली एवरेज करने से स्टॉक होता है, क्योंकि एक तो बिजनेस बहुत बड़ा है और बिजनेस के फंडामेंटल्स और सब कुछ देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी लेवल है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दे चुका था 780 780 790 800 के अराउंड। अभी 818 18 20 के आसपास चल रहा है, और इसके मोमेंटम अच्छे चलने के चांसेस अभी है, अब साइड ही है। ठीक है। तो ये टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप इसको ठीक समझो तो ये दीज थिंग्स कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। एंड एक लाइफ सेविंग स्किल्स, लाइफ बहुत अच्छी स्किल्स आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। ऑयल एंड गैस की बात करें, ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट की पहले ही हम देखे जाए तो बहुत अच्छे नीचे से भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है, काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। तो अच्छा स्ट्रक्चर है, ध्यान में रख सकते हो। पीएसयू बैंक कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटक की बात करूँ तो कोटक में मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, बहुत कई सारी वीडियोस में पहले बात कर चुका हूँ कि ये पिछले 4 5 साल से एक रेंज में घूम रहा था, है ना। ये 4 5 साल से एक रेंज में घूम रहा है। रेंज में घूमने की वजह से क्या है कि रेंज में घूमने की वजह से क्या होता है, जब भी बड़ा रेंज ब्रेकआउट होता है, तो रेंज का ब्रेकआउट जब भी होता है तो बड़ा मोमेंटम मिलता ही मिलता है वहाँ पे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। मैंने हमेशा बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि जब भी बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहाँ पे हमेशा थोड़ा सब्र काम करो, होल्ड करना स्टार्ट करो। तो अगर पोटेंशियली देखा जाए तो क्या रिजल्ट, क्या क्या टारगेट मिल सकता है, अगर देखा जाए तो मैं वैसे बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट मतलब क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लेवल्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छे खासे लेवल्स हैं, और अब भी हम यहाँ से क्या कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्या अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। जैसे सेम एसआरएफ वगैरह में भी हुआ है, 15 16% के आसपास का मोमेंटम है, 15 16% के आसपास से हम बात करें तो 2300 2400 तक के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पर रिट्रेस किया प्राइस ने, रिट्रेस करने के बाद तो आप फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया। सेम स्ट्रक्चर आपको समझने पड़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको। आयशर मोटर की बात करें तो आयशर मोटर स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग है। पूरा मार्केट गिरता रहा पर आयशर स्ट्रॉन्ग था, बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग थे, कोटक स्ट्रॉन्ग था, कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको। गुड थिंग। बजाज ऑटो काफी डाउन है, बजाज ऑटो में अच्छा रिकवरी आ सकता है। अर्निंग्स पिछले कुछ टाइम से कोई अच्छी नहीं आई थी, प्राइसेस भी बहुत अच्छे बढ़ चुके थे। भाई लोग कहते हैं 26,000 के बाद 26,000 गिर गई, 26,000 चली भी निफ्टी, निफ्टी चली इसलिए चली भी ऐसी तो गिरी भी ऐसी, कोई बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। बजाज बड़ी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, और कहीं ना कहीं मैं इसको रिकमेंड तो नहीं कर पाऊंगा, पर आप देख सकते हो इस स्टॉक को ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गिर जाएगा, 15 20% के आसपास यहीं घूमता रहेगा कुछ टाइम के लिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन थोड़ा लंबा टाइम का है, 4 6 महीने से ज़्यादा टाइम का, 1 साल का टाइम है, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। बॉटम में यहाँ पे देखा जाए तो हैमर बना हुआ है, तो इट्स अ गुड थिंग। हीरो मोटो की बात करें तो हीरो मोटो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम, है ना। हैमर बना कंफर्मेशन के लिए ग्रीन नहीं है, बट नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वापस अच्छे खासे लेवल के आसपास है, अच्छे खासे जोन के आसपास है, रिकवरी आएगी, धीरे धीरे आएगी, थोड़ा टाइम लेगी, बट सोचना चाहिए, ले सकते हैं। हिंडाल्को एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा दी, टेरिफ वगैरह लगा दिया, टेरिफ के बाद अच्छा खासा गिरा, एंड उसके बाद जब चीज़ें हटा दी, सब चीज़ें सही हो गई, तो वापस से कूल ऑफ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है यहाँ पे। तो वापस से अच्छे लेवल के आसपास रिकवरी है, रिकवरी सस्टेन कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीपीसीएल कोई दिक्कत नहीं है, चलने देना, अगर ले रखा है तो बढ़िया है। ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के आसपास मैंने बात की थी, अपने ग्रुप पे भी बात की थी, तो अच्छा चल रहा है। रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस में भी सिमिलर अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ है। रिलायंस, निफ्टी, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी बैंक, है ना, आईटीसी, ये जो बड़े टॉप 10 बड़ी कंपनीज है ना, इन कंपनीज की स्ट्रक्चर देखने का और नोटिस करने की कोशिश जरूर करना, पर रिलायंस की स्पेशली करना, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी जैसे स्ट्रक्चर ही होते हैं इसके। तो सिमिलर स्ट्रक्चर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर रिलायंस का चलना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के चलने के लिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है ये एग्जैक्टली वैसा ना लगे, है ना। मेरा व्यू हो सकता है गलत भी चला जाए, बट कहीं ना कहीं ये पैटर्न वैसा का वैसा ही बना हुआ है। और अगर हम देखें तो आपको, जब क्या होता है, एक होता है कि आंखें बंद करके कहीं भी ले लिया, एक होता है कि थोड़ा प्लान करके लिया। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लानिंग अगर आप करना चाहे तो उसमें प्लानिंग कर सकते हो। और पर्सनली देखा जाए तो मैं इन्वेस्टर रहता हूँ ऐसे स्टॉक में हमेशा। लार्ज कैप अच्छे होते हैं, और जब मार्केट में बात होती है ना कि 20%, 25%, 30%, 50% के रिटर्न निकालना, तो लार्ज कैप प्रेफर करना ज़्यादा सही रहता है। स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत रिस्की होते हैं, गिरते हैं तब ज़्यादा हालत बिगाड़ देते हैं, चढ़ते हैं तो बढ़िया ही हुई है, मार्केट में कोई दिक्कत है ही नहीं। 1300 1320 के आसपास लेवल को ब्रेक करने के बाद इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। टॉप से अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल पर है ये। तो ऐसे स्टॉक को तो कंसिडर करना ही चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज़्यादा सोचते नहीं समझते नहीं है, और नहीं देखते हैं कि हाँ ठीक है, सोचेंगे देखेंगे, पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसे सोचे तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक को अभी इस लेवल पर लेने का सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2 3 4 महीने, 6 महीने, साल भर खराब हो जाए, पर उसके बाद वापस चीज़ें सही हो जाएगी और चीज़ें रिकवर में आ सकती है। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाहर भी होना चाहो तो बीच में भी निकलना चाहो, क्योंकि मोमेंटम भी मिल सकता है रिलायंस। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, काफ़ी अच्छा टाइम था, अच्छी खासी रिकवरी आई है, काफ़ी अच्छी सोच से हमने लिया भी था इसको, और चला भी है। और ब्रेकआउट की बात भी करें तो ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ब्रेकआउट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ब्रेकआउट बेसिस पे आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, टेक्निकल के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन मिल जाते हैं आपको। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बजाज फाइनेंस की बात करें, सेम फिनेंस और फाइनेंस दोनों की मैंने बात कर चुका हूँ कि फिनेंस और फाइनेंस दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, बढ़िया है। पिछले अगर देखा जाए 2021 से ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मिला नहीं इनको, है ना, 3 साल से लगातार ये रेंज में चल रहे थे, बट उससे पहले काफ़ी अच्छा चले। टाटा मोटर का ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि टाटा मोटर का ज़्यादातर बिजनेस यूरोप यहाँ का है, और कंपनी अच्छी है, पर पैसेंजर व्हीकल वगैरह के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सकते हैं। टाटा मोटर में थोड़ा टाइम लग सकता है, और कैसे ये टैरिफ वाली चीज़ है वो कितने इम्पैक्टफुल है। तो कोई भी ऐसे स्टॉक पे एंट्री लेकर फंसना नहीं है, समझना नहीं है उसको, है ना। और बहुत बहुत ज़रूरी है, किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को भी एक बार चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है हमको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि अच्छा ये लोग ही नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्यों इनमें देखें, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। HDFC बैंक की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बड़ा मोमेंटम मिला यहाँ पे, हम देखा जाए तो एक अच्छा खासा ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला। अम, यहाँ पे फिर देखोगे तो फिर अच्छा खासा मूव मिला, तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग ही है, अभी भी ऊपर जाने का चांस है। L&T की बात करें तो L&T वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक रहा है मेरा पिछले पिछले कुछ टाइम से, काफ़ी अच्छे खासा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ों की कभी अभी अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली बाकी है, तो L&T में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ध्यान रख सकते हो इसमें हमेशा। विप्रो वगैरह के रिजल्ट काफ़ी अच्छे नहीं आए थे, बट उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा भी, एंड ऐसा ही चल रहा है, तो दूर रहना ज़रूरी है। सेम IT में कोई खास व्यू है नहीं है। UPL डिसेंट स्टॉक है, मार्केट गिर भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रेंज में चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। एग्रीकल्चर वगैरह पे ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर स्टॉक में कई सारे अच्छे चले हैं, अवंती फीड्स वगैरह भी चला है, उसमें बहुत अच्छे खासी रिकवरी है। सेम ग्रासिम की बात करूँ तो ग्रासिम में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम अच्छा खासा मिला, बीच में भी यहाँ भी ब्रेकआउट था, उसके बाद भी ब्रेकआउट अच्छा मिला, मोमेंटम मिला, काफ़ी क्लियर व्यू है। पिछले कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें मुझे यहाँ पे टाइटन वगैरह, टाइटन बहुत अच्छा खासा बॉटम पे था, काफ़ी अच्छा खासा फॉल आ चुका था, वापस रिकवरी आई उसके अकॉर्डिंगली। और भी कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन पे मैं बात, हाँ ICICI बैंक काफ़ी अच्छा है। ICICI बैंक का ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिला, और काफ़ी अच्छा डिसेंट रिजल्ट आया, और सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, मतलब पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ICICI बैंक ने, तो ये भी अच्छा मूव दिया दिया है इसने। तो ऐसा ये सब सारे स्टॉक है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग रहता है हमेशा ही, भारतीय स्टॉक में अगर देखा तो यहाँ भी ऑल टाइम का ब्रेकआउट हो गया है, मोमेंटम कंटिन्यू है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है, सेल्स काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इट्स शुड ऑल्सो भी कंसिडर कर सकते हो। सन फार्मा सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक है, तो इसमें भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ऐसे स्टॉक में जो सब बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रेडिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी, लिक्विडिटी का इशू कोई दिक्कत नहीं आता, मार्केट ज़्यादा गिरता भी नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और चढ़ता भी नहीं है। तो वो है, जब लेवरेज की पोजीशन हो या फिर F&O वगैरह करना हो तो ऐसे स्टॉक को आप प्रेफर कर सकते हो। चलो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम यहाँ पर देख लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप की बात करूँ तो टाटा एलेक्सी, निफ्टी के कुछ स्टॉक मैंने छोड़ दिए थे, जोमेटो वगैरह, वो मैं आगे लेके आता हूँ कैसे क्या स्ट्रक्चर है। टाटा एलेक्सी वगैरह ठीक है, वही IT में आ जाता है। आइडिया की बात करें तो 6 से 7 8 के आसपास का मेरा जोन है, मुझे लगता है इस लेवल के आसपास अगर आपको फ्यूचर में 2 4 5 साल का व्यू है तो ही सोचना चाहिए इस स्टॉक के बारे में, अदरवाइज दूर रहना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट ने इस पर अपना स्टेक बढ़ाया है, गवर्नमेंट स्टेक बढ़ा दे तो गवर्नमेंट कोई बिजनेस करने बैठी नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं सेफ्टी को चाहते हैं कि डुओपोली ना हो मार्केट में, सिर्फ दो ही प्लेयर ना हो टेलीकॉम सेक्टर में, बाकी प्लेयर्स भी आए ताकि हेल्दी कंपटीशन रहे और लोगों को उसको प्रॉब्लम ना आए, तो अलग बात हो जाएगी वो।
IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो वही सिमिलर बैंक है, अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी। अब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, बट सबके लिए नहीं है, ये थोड़ा रिस्की होता है स्टॉक ये लेना। और चला तो चला, नहीं तो फिर लेके बैठने वाला काम हो जाता है। तो रिकॉर्ड है यहाँ पे, मोमेंटम है, आपके ऊपर काम डिपेंड करता है कि एक स्टॉप लॉस आपका हमेशा होना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में। L&T फाइनेंस की बात करें तो L&T फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा खासा है। L&T एज ए कंपनी और एज ए ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप रहा है पिछले कुछ टाइम से। ग्रुप का ही बहुत फर्क पड़ता है यहाँ पे, वो मोमेंटम मिल रहा है, कोई कंटिन्यू है, कंटिन्यूशन रहेगा थोड़ा टाइम के लिए। दिख सकता है आप साइड में कुछ फ्रेश एंट्री जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। एम्फेसिस की बात करें, सेम आईटी कंपनी है। आरती इंडस्ट्री, स्पेशली केमिकल की बात करें तो स्पेशल केमिकल की लेवल बहुत अच्छे खासा है। मार्केट काफ़ी अच्छे खासे करेक्टिव जोन में रहेगा अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो कई सारे स्टॉक तो वैसे ही चलना चलेंगे ही चलेंगे। हाँ, पॉइंट यहाँ पर ये है कि मान लो जो मैंने लिया वो स्टॉक चले तो कितना अच्छा होगा। जैसे डिक्सॉन हमने रिकमेंड किया है पिछले कुछ टाइम पहले, चल चुका है। BHEL आई थिंक चला है, देखना पड़ेगा। ओके, वहीं के वहीं घूम रहा है, बट अच्छा स्टॉक है यहाँ पे, स्टॉक अच्छा मिल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद चलना स्टार्ट कर देगा ये। इसके अलावा हम देखें तो आर्थ इंडस्ट्री, JNK बैंक, RBL बैंक, इनके स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही है, पर कुछ बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। AU बैंक के अर्निंग्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है, तो AU बैंक काफ़ी अच्छा जगह चल भी चुका है। बट ये सेम सिमिलरली एक ही चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि जब मैं एंट्री लूँ तो क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है, क्या मेरा रिस्क यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ, अदरवाइज फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में वीकली स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा खासा एक तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, वीकली हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम मिलना चाहिए यहाँ पे। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, सारे बैंकों की बात कर सकता हूँ। PNB की बात करें तो PNB भी सिमिलर स्ट्रक्चर पे सही है, रिकॉर्ड से स्ट्रक्चर है। PSU कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं आने वाले 4-6 महीने के लिए, जिस हिसाब से पैटर्न बने हुए हैं। अब पॉइंट ये भी आ जाता है कि हम क्या बॉटम से पिक कर सकते हैं चीज़ों को। तो बॉटम से पिक करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी बहुत अच्छे खासा लेवल पर। आसान नहीं होता वो सब चीज़ों को कर पाना। MGL वगैरह, एस्कॉर्ट्स वगैरह की बात करें तो अ, अच्छा स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मेरे को यहाँ पे भी। भारत फोर्ज वगैरह करके देखा जाए तो ये भी है। तो कई सारे पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप चाहते हो बात करना मैं डायरेक्टली, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। कोई भी स्टॉक अगर आप चाहते हो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँ या उसको एनालाइज करके दिखाऊँ, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, तो उसमें बात कर सकते हैं ना। वोल्टास वगैरह की बात करें तो ठीक ठाक है। अ, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता, कई बार काम कर जाता है, कई बार काम नहीं करता, गर्मी बढ़ रही है तो ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे। BL बहुत डिसेंट कंपनी, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, काफ़ी बार मैंने बात कर चुका हूँ, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। एक रेंज में घूमने वाला स्टॉक है, तो आप अच्छे खासे इसमें ट्रेड कर सकते हो, कभी स्टक नहीं होगे। तो इट्स अ डिसेंट वन, गुड वन। तो ऐसे और भी कई सारे स्टॉक हैं जो जिस पे मैं इतना टाइम दे पाऊंगा, तो उसके बारे में बात बात करेंगे। कोई जो टॉप चल रहे होंगे उनके बारे में देख लेते हैं एक दो बार। जिस जेल वगैरह का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। मार्केट में रिकवरी होती है ना, तो कई सारे स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं भी अच्छे फिर भी चलना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा है। और एंजल वन की बात करूँ तो हाँ, HDFC AMC वगैरह के स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा खासा था, रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे भी। और बड़ी नाम है, बड़े नाम के साथ जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छी खासी सेफ मिल जाती है। चोला फाइनेंस काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर दिया पहले भी इसने, मोमेंटम तो मिलता रहता है इसमें, और कंपनी स्ट्रांग है और ग्रुप भी अच्छा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। BSE ने बहुत अच्छी रिकवरी दी, आप समझ सकते हो कि ये ऐसे ग्रुप और कंपनी ऐसी है कि मतलब एक तरह से इसका चलना ही है, ये रुके ना। M6 की बात करें तो M6 में भी अच्छा खासा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है, मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा आप साइड में, तो उसको भी नज़र में रख सकते हो। ओके, 2 4 5 की मैंने बात की, ऐसे स्टॉक की बात की जिसके बारे में आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसको भी लेने का प्लान कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे फिर नई वीडियो में।